नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टोरियल के इस नए वीडियो पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आजकल बहुत लोग लूजली बात करते हैं। लूजली बात करने का मतलब है कि आपको जहां कहीं पे भी लोग बोलते हुए मिलेंगे कि रिसेशन चल रहा है, रिसेशन आ गया, रिसेशन आने वाला है, ये 1929 की तरह होगा या ये 2008 की तरह होगा। तो ये जो जानकारियां आप तक दी जाती हैं ये भारी भरकम शब्दों के थ्रू, आज हम उन्हीं शब्दों के मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का इन्वेस्टोरियल। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पाइए सारे अपडेट्स अपने इनबॉक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज, हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की, रिसेशन की और डिप्रेशन की। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। और अगर आपको इन्फ्लेशन को समझना है या ये किसी भी टर्म्स को समझना है तो आपको सबसे पहले इकोनॉमिक साइकिल समझना। तो एक इकोनॉमिक साइकिल को हम समझते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं उतार चढ़ाव एक इकोनॉमी का पार्ट होता है, इकोनॉमिक साइकिल का एक पार्ट होता है। इकोनॉमी कभी ऊपर की तरफ जाती है, फिर हल्की नीचे की तरफ आती है, कभी कभी ये बहुत नीचे की तरफ आ जाती है और फिर उसमें एक रिकवरी आती है। तो हम इसे कहते हैं कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इकोनॉमी में डाउन टर्न है, इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। तो ये जो सारे शब्द हैं आपको ये बताने के लिए होते हैं कि इकोनॉमी अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, क्या इकोनॉमी बढ़ रही है या इकोनॉमी घट रही है। ये एक इकोनॉमिक साइकिल का पार्ट है। हम उस साइकिल के किस हिस्से पे हैं ये हमें समझना होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलती, इकोनॉमी कभी ऊपर होती है और कभी नीचे। तो अगर हम इन्फ्लेशन समझते हैं तो इन्फ्लेशन को आप समझिए डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। तो इन्फ्लेशन में होता क्या है? इन्फ्लेशन में होता ये है कि जो पैसे हैं वो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज को चेस कर रहे हैं। मार्केट में सप्लाई से ज्यादा डिमांड आपको दिखती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत हावी है, तो अगर एक चीज 500 रुपए की बिक रही थी, आप थोड़े ही दिन बाद देखते हैं वो 505 रुपए की बिक रही है, फिर 515 रुपए की बिकने लगती है, फिर 520, 30, 40, 50, देखते ही देखते इन वस्तुओं के दाम 10%, 12%, 15% तक बढ़ जाते हैं। तब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई। ये जो महंगाई बढ़ना होता है वो होता है इन्फ्लेशन। जहां पे डिमांड हावी है सप्लाई के ऊपर, तो चीजों के दाम धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब आप एक चीज समझिए, क्या आपको ये लगता है कि इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज है या खराब चीज है? देखिए, तो आपको क्या लगता है कि इन्फ्लेशन एक खराब चीज है? देखिए, इन्फ्लेशन एक हद तक अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो आगे आप समझेंगे। बट फिर भी अगर इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये तकलीफ देने लगता है। चीजों के दाम इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि एक आम व्यक्ति के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अब गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो करता क्या है? जो बैंक होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करता है? वो देखता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा आ चुके हैं। तो वो करते क्या है? धीरे धीरे मार्केट से वो लिक्विडिटी को बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं? वो इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करते हैं। तो अब क्या होगा? आप आसानी से बोरो नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपको अच्छे दाम मिलेंगे अपने फिक्स डिपॉजिट्स के लिए, तो आप अपने पैसे बैंक में ही रखना प्रेफर करेंगे। तो अब क्या हो रहा है? पैसे बैंक के पास में आ रहे हैं, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो इस तरीके के टर्म्स में जहां पे आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं, और आप बोरो करना आपके लिए तकलीफ हो गई है। तो धीरे धीरे जो मनी सप्लाई है वो हल्का घटने लगता है और इन्फ्लेशन काबू में। अब डिफ्लेशन की बात करते हैं। डिफ्लेशन लोगों को लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। एक आम आदमी को ये लगता है कि भैया इन्फ्लेशन का उल्टा क्या होगा? इन्फ्लेशन का उल्टा होगा डिफ्लेशन, तो ये अच्छी चीज होती होगी। लेकिन एक चीज समझिए, डिफ्लेशन कितना खतरनाक हो सकता है और क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफ्लेशन में होता क्या है? अगर कंज्यूमर डिमांड घटती है, लोग चीजों की डिमांड कम करते हैं, तो क्या होगा? सामान की बिक्री ज्यादा होगी कि कम होगी? बिल्कुल कम होगी।
क्योंकि सामान की बिक्री कम होगी तो बिजनेसेस के रेवेन्यूज घटेंगे। जब बिजनेसेस के रेवेन्यूज घटेंगे तो वो टेम्पररी क्या करेंगे, या तो सैलरी कट करेंगे या तो जॉब कट करेंगे। अब ये जो जॉब कट अगर उन्होंने किया या सैलरी कट किया तो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कम कर देंगे, एकदम जो जरूरत की चीजें होंगी सिर्फ वही खरीदना पसंद करेंगे। इससे होगा क्या, जो बिजनेसेस इनके खर्चे पे डिपेंडेंट थे कि जब बिजनेस अच्छा चल रहा था, इनकी इनकम अच्छी थी, तो ये जो और इनकी जॉब्स भी सिक्योर थी, तो जिन जिन चीजों पे ये खर्चा करते थे, उन चीजों जिन जिन चीजों में ये खर्चा करते थे वो किसी ना किसी की इनकम थी। तो अगर इन्होंने खर्चा करना कम कर दिया तो इनकी इनकम भी कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए, जॉब एक का कटा बट बहुत सारे लोगों की इनकम घटने लगती है। ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट में आ जाता है। इसके बाद हमें देखना है कि अगला इम्पैक्ट कहाँ पे आता है। अगला इम्पैक्ट ये आएगा कि अगर एब्रप्टली आपकी नौकरी चली जाए तो होगा क्या, शायद आप अपने लोन सर्विस ना कर पाओ। जैसे ही आप अपने लोन सर्विस नहीं करना चालू करेंगे तो बैड लोन्स बढ़ेंगे, बैंक के बैड लोन्स बढ़ेंगे। और जब बैंक को लगता है कि बैड लोन्स तेजी से बढ़ रहे हैं तो बैंक क्या करेगा, बैंक नया क्रेडिट देने में डरेगा। तो बैंक को जब ये लगेगा कि अगर आज मैं लोन दे दूं और पैसे वापस ना आए तब क्या होगा, तो इस डर से जब बैंक भी लोन देना कम कर देगा, तब आप एक सिचुएशन देखेंगे कि लोगों के पास में पैसा नहीं है। तब वो अपने पैसे तो उसके कम हो ही चुके थे, वो अगर उधार लेकर कुछ करने की सोच रहा था तो वो भी नहीं कर पाएगा। अब इस सिचुएशन से उबरने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को अगेन सेंट्रल बैंक के थ्रू वो इंटरेस्ट रेट्स घटाना चालू करते हैं। जब वो इंटरेस्ट रेट्स घटाना चालू करते हैं तो लोगों को सस्ते दाम पे लोन मिलता है। जब लोगों को सस्ते दाम पे लोन मिलता है तो लोग चीजों के ऊपर खर्चा करना चालू करते हैं। जैसी चीजों के ऊपर खर्चा करना चालू करते हैं, चीजों की डिमांड क्रिएट होनी पड़ती है, चीजों की डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट होती है। तो वापस से साइकिल रिकवरी की तरफ जा रहा है। तो अब आप एक चीज देखिए कि आपको लगता नहीं ये सिनारियो बहुत जाना पहचाना लग रहा है आज के सिनारियो में। तो ये जो सिनारियो है ये हमारा आज का सिनारियो है, जहां पे हम ये देख रहे हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी घट रही है। इसे हम स्लो डाउन के भी नाम से जानते हैं। डिफ्लेशन अभी उतना वर्ड यूज नहीं हो रहा है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो स्लो डाउन यूज हो रहा है। स्लो डाउन का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है, घट रही है। अगर पहले मेरी इकोनॉमी 7% से बढ़ रही थी तो वो 7% से ना बढ़ के 5% से बढ़ रही है। तो 2% की गिरावट है ग्रोथ में। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि मैं अब आपको अगले टॉपिक पे लेकर जा रहा हूं जो कि है आपका रिसेशन। रिसेशन एक लूजली वर्ड रिसेशन एक लूज वर्ड बन के रह गया। जैसे आज कोई भी व्यक्ति को आप ग्रेट बोल देते हैं, कोई भी आदमी को आप लेजेंड बोल देते हैं। पहले ये शब्दों के वजन होता कि आप सोच समझ के किसी को ग्रेट कहते थे या सोच समझ के आप किसी को लेजेंड कहते थे। इसलिए आप हर दिन देखेंगे, आए दिन आपको लोग रिसेशन बोलते हुए मिलेंगे। रिसेशन होता क्या है, हमने देखा अगर इकोनॉमी स्लो होगी तो डिफ्लेशन आएगा। अब डिफ्लेशन का मतलब हुआ मेरी इकोनॉमी अगर 7% से ग्रो कर रही थी, अब शायद वो 5% से ग्रो कर रही है, या 4% से, या 3% से। लेकिन अगर डाउनटर्न गहरा जाए और किसी भी कंट्री की जीडीपी का जो फॉल है वो कुछ क्वार्टर्स तक लगातार चले, देखिए इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ क्वार्टर्स तक अगर लगातार नेगेटिव जीडीपी रहे तब उसे रिसेशन कहा जाता है। और नेगेटिव जीडीपी जब हम बात कर रहे हैं तो बेयर मिनिमम 2 क्वार्टर आपको नेगेटिव जीडीपी चाहिए। यानी अब आप देखेंगे कि जीडीपी ये जो 7%, 5%, 4% नहीं, आप ये देखेंगे कि जीडीपी इस बार है -2%। जीडीपी पॉजिटिव नहीं है, जीडीपी निगेटिव है, तब रिसेशन आता है। तो इंडिया में अभी हाल फिलहाल स्लो डाउन है, रिसेशन नहीं है। रिसेशन यूएस में बहुत बार आया है, फ्रिक्वेंटली आता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से अप एंड डाउन करती है। तो आप इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, और जिसमें मैं आपको लास्ट पॉइंट भी क्लियर कर पाऊंगा
तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 1929 जिसको आपको बोल के कई बार डराया जाता है, उस समय जीडीपी -10 के आसपास थी। तो इसे कहा जाता है रिसेशन का अगला स्टेज, डिप्रेशन। तो रिसेशन का भी सीवियर स्टेज होता है डिप्रेशन, जो कि यूएस में भी 1929 के बाद कभी नहीं आया। तो आप ये जो बार बार देख रहे हैं जीरो के नीचे जा रहा है, वो रिसेशन है। तो आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं, 1929 के पहले रिसेशन वर्ड यूज नहीं होता था। हर बार जब भी नेगेटिव होती थी आपकी जीडीपी, उसे डिप्रेशन कहा जाता था। बट 1929 का डिप्रेशन इतना सीवियर था कि लोगों ने उसके बाद उसे एक अलग कैटेगरी में रखा डिप्रेशन को। इसे हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। और आगे से जब भी नेगेटिव जीडीपी होती है, तब हम उसे रिसेशन कह के पुकारते हैं। इसमें एक नया चेंज आया 2008 में, जब रिसेशन तो आया बट वो इतना स्टीप, इतना जल्दी और इतना एक्यूट था कि वो डिप्रेशन में तो कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमी को संभाल लिया गया आगे जाके। लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो उसे हम ग्रेट रिसेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ या स्लो डाउन हुआ, उसके बाद आया रिसेशन और उसके बाद आया डिप्रेशन। तो अगर हम हर चीज को एक ही तरीके से बोलना चालू कर दे तो ये ठीक नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपके वीडियोस के बारे में कोई भी सुझाव हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताइए। अगर कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं जिस टॉपिक को हम कवर करें, तो उस टॉपिक के बारे में भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं।